गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का बीएससी सेकंड ईयर केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। हमारा अगला टॉपिक है अजलीय विलायकों का वर्गीकरण। इससे पहले हमने नॉन एक्वस सॉल्वेंट के बारे में पढ़ा था कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट क्या है, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये कैसे फंक्शंस करते हैं, और एक्वस जो सॉल्वेंट है वाटर की क्या ड्रॉबैक्स थे, क्यों नॉन एक्वस सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट हुई। अब हमारा आज का टॉपिक को अगले कंटिन्यू करते हैं कि अजलीय विलायकों को 3 बेसिस के ऊपर डिवाइड किया गया है। पहला है प्रोटॉन दाता व ग्राही के आधार पर, दूसरा है समान समान को घोलने के आधार पर, तीसरा है जलीय या अजलीय गुणों के आधार पर। अब प्रोटॉन दाता व प्रोटॉन ग्राही के आधार पर कितने टाइप्स के हैं देखते हैं कि प्रोटॉन दाता मतलब अम्लीय प्रोटिक और प्रोटॉन ग्राही मतलब क्षारीय होते हैं, ठीक है। जो प्रोटॉन दाता होगा वो अम्लीय होगा और जो प्रोटॉन ग्राही होगा वो क्षारीय होगा। यहाँ पर सॉल्वेंट की बात करें, ठीक है। तीसरे और नेक्स्ट सेकंड होगा अपना अप्रोटोनिक, ठीक है, और थर्ड होगा उभय प्रोटोनिक, ठीक है। प्रोटॉन दाता प्रोटॉन ग्राही के आधार पर कितने हो गए, ठीक, 3 टाइप्स के हैं। जिसके अंदर पहले टाइप्स के अंदर 2 हैं, एक तो प्रोटॉन दाता और प्रोटॉन ग्राही, जैसे सब दोनों को कंबाइन करके हमने प्रोटोनिक कहा है, मतलब जो प्रोटॉन का एक्सचेंज करते हैं या फिर ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफ़र होता रहता है। जिससे हमने 2 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया गया है, प्रोटॉन दाता को अम्लीय कहा है और प्रोटॉन ग्राही को हमने क्षारीय कहा है। सेकंड हमारी कैटेगरी है इसके अंदर अप्रोटोनिक, मतलब किसी प्रकार का प्रोटॉन एक्सचेंज नहीं होता है, और तीसरी है हमारी उभय प्रोटोनिक, ठीक है। सेकंड है अपना समान समान घोलने के आधार पर भी 2 भागों के अंदर सॉल्वेंट को डिवाइड किया गया है। पहला है आयनिक कारक, जो दूसरा है अनआयनिक कारक। तीसरा है अपना जलीय या अजलीय गुणों के आधार पर, जिसके ऊपर ने डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरी में, से एक्वस और नॉन एक्वस। अब अपन देखते हैं, इसको ब्रीफली जानते हैं कि कौन से प्रोटोजेनिक हैं, कौन से प्रोटोफिलिक और अप्रोटोनिक वगैरह के बारे में। कि प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट कौन सा होगा, ये अम्लीय विलायक होते हैं, इनमें प्रोटॉन हो सकता है, ठीक है। इनमें प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। मतलब प्रोटोजेनिक का मतलब क्या होगा, जो प्रोटॉन को डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है, और ये एसिडिक सॉल्वेंट होते हैं। प्रोटोफिलिक कौन से होंगे, ये सारे विलायक होते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, ठीक है। उदाहरण है इसके NH3, RNH2, N2H4 और pyridine। तीसरा है अपना अप्रोटोनिक, इनमें प्रोटॉन नहीं होता, ये ना तो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं और ना ही त्यागते हैं, ठीक है। इस इन सॉल्वेंट के अंदर किसी तरह का प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, SO2 और बेंजीन। उभय प्रोटोनिक कौन से होंगे, ये प्रोटॉन ग्रहण भी कर सकते हैं और त्याग भी सकते हैं। मतलब कंडीशंस पर डिपेंड करेगा, रिएक्शंस की कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये जो सॉल्वेंट है प्रोटॉन को ग्रहण करेगा या फिर त्यागेगा। एग्जांपल है इसके वाटर, एथेनॉल और मेथेनॉल। अब है समान समान को घोलने के आधार पर, ठीक है। वो तो था प्रोटॉन ग्राही और दाता के आधार पर, अब है समान समान को घोलने के आधार पर, जिसके अंदर पहला है आयनिक कारक विलायक। ये विलायक आयनिक प्रकृति के होते हैं। आयनिक पदार्थ इनमें आसानी से घुल जाता है, ठीक है। जो आयनिक स्पीशीज होगी वो इन सॉल्वेंट के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाती है। इनके पैरावैद्युतांक के मान, ठीक है, उच्च होते हैं। इनके जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होते हैं, इनके जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, इनमें स्वतः आयनन होता है। स्वतः आयनन हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। ये विद्युत के प्रबल चालक होते हैं, इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो होती है इजीली मूव्स होती हैं। सेकंड है अपना अनायनिक कारक। ये विलायक अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, इनके परावैद्युतांक के मान निम्न होते हैं। ये विद्युत धारा के दुर्बल चालक होते हैं, इनमें स्वतः आयनन नहीं होता। ये उदासीन तथा अध्रुवीय अणुओं को अपने में घोल सकते हैं, ठीक है। जैसे बेंजीन है, CCl4 है और क्लोरोफॉर्म है। नेक्स्ट है अपना जलीय या अजलीय के आधार पर। कि जलीय कौन से होंगे, एक तो वाटर है जो कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, जिसका डाइलेक्ट्रिक का मान कितना है, पैराविद्युतांक का मान 80, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और अजलीय कितना, अजलीय विलायकों में अपन ने देखा है कि NH3, लिक्विड SO2, HF,
H2SO4 है। ठीक है, ये विलय की मूल धारणा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विलायकों के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, जिसके अंदर पहला है अपना गलनांक व क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अधिकांश अधिकांश सब अभिक्रिया द्रव अवस्था में होती हैं। यदि कोई विलायक कक्षीय ताप तथा वायुमंडलीय दाब पर द्रव अवस्था में हो तो वह उपयुक्त होता है। ठीक है, मतलब रूम टेम्परेचर और 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर अगर कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रही है तो वो कंडीशन आइडल मतलब ठीक होती है सभी क्रिया के लिए, क्योंकि अधिकांश विलायक उनके क्वथनांक व गलनांक के मध्य द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब जो सॉल्वेंट होते हैं, जो उनकी MP और BP की रेंज होती है, उनके बीच में ही वो लिक्विड कंडीशंस में रहेंगे। उससे पहले और उसके बाद में वो अपनी द्रव अवस्था खो सकते हैं। जल का गलनांक या हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, हमें सबको पता है। अतः 0 से 100 डिग्री के मध्य जल जो है ध्रुव अवस्था में पाया जाता है। अतः इतनी बड़ी परास में अधिकांश अभिक्रियाएं जो आसानी से कंप्लीट हो जाती हैं। जबकि द्रव अमोनिया का ताप क्षेत्र कितना होता है, -77.8 से -33 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब माइनस के अंदर ये टेम्परेचर रिएक्शंस हो रही है। ठीक है, मतलब अतः इस परास के अंदर बहुत कम रासायनिक अभिक्रिया हो सकती हैं, क्योंकि इतना कम टेम्परेचर प्रोवाइड करवाना बहुत ही मुश्किल होता है और इतनी कम टेम्परेचर अंदर कोई भी रिएक्शन बड़ी मुश्किल से प्रोसीड होती है। अतः इसका उपयोग विलायक के रूप में सीमित है। मतलब द्रव अमोनिया का अपन जो यूजेज हैं एज ए सॉल्वेंट वो बहुत ही लिमिट है, क्योंकि इसकी जो MP और BP की जो परास है बहुत ही कम है। सेकेंड है अपना डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण अणु में ध्रुवों को प्रदर्शित करता है। अतः द्विध्रुव आघूर्ण का मान जितना अधिक होगा वह उतना ही ध्रुवीय होगा। अतः अधिकांश ध्रुवीय पदार्थ उसमें आसानी से घुल जाएंगे। इसका फॉर्मूला है म्यू बराबर Q/B। मतलब जितना द्विध्रुव आघूर्ण होगा, ठीक है, उसका ध्रुवण उतना अधिक होगा, और जो पोलराइज सॉल्वेंट के अंदर पोलर जो कंपाउंड है वो इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है अपना, यदि द्विध्रुव आघूर्ण उच्च हो तो आवेश उच्च होता है तथा उनके बीच की दूरी बढ़ने पर आवेश पृथक्करण बढ़ जाता है। अतः द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी बढ़ता है। द्विध्रुव आघूर्ण का मान अधिक होने से विलायकन ऊर्जा या जल योजन ऊर्जा का मान, ठीक है, सॉल्वेशन एनर्जी की बढ़ जाती है। ठीक है, जिसका मान चालक ऊर्जा से अधिक हो जाता है। मतलब अगर डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा तो सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, और सॉल्वेशन एनर्जी है जो कि लेटिस एनर्जी से अधिक हो जाती है, तो पदार्थ उसमें आसानी से घुल जाता है। क्योंकि जो विलायकन की जो कंडीशंस हैं वो क्या हैं कि जल योजन ऊर्जा का मान उसकी जालक ऊर्जा से अधिक होना चाहिए। जब ये कंडीशन होगी तभी कोई पदार्थ जल में घुलेगा। अगर ये जल योजन ऊर्जा जालक ऊर्जा से कम है, मतलब सॉल्वेशन एनर्जी अगर लेटिस एनर्जी से कम होगी, तो वह चीज़ वह पदार्थ जलीय अवस्था में नहीं घुलेगा। उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण किसका कितना है, कि जल का द्विध्रुव आघूर्ण है 1.84 डी बाई NH3 का है 1.46, HF का है 1.90 डी, और SO2 का है 1.61 डी। ठीक है, ये इसका कुछ जनरल फॉर्मूले हैं इसको फाइंड आउट करने के। थर्ड है अपना पैरावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। किसी आयनिक यौगिक के विपरीत आवेशित आयनों को उदासीन करने की क्षमता को अपन क्या कहते हैं, पैरावैद्युतांक। ठीक है, जिस विलायक के पैरावैद्युतांक का मान उच्च होता है उसमें कोई भी आयनिक यौगिक आसानी से घुल जाता है। ठीक है, क्योंकि विलायक उच्च पैरावैद्युतांक के कारण विपरीत आयनों के मध्य क्या होता है, आकर्षण बल को कम कर देता है, और आयनिक पद यौगिक उसके अंदर आसानी से घुल जाता है, जिसको हम एक फॉर्मूले से द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, F बराबर Q+Q-//. ठीक है, यहाँ डी क्या है, पैरावैद्युतांक स्थिरांक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जिसका मान
विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। सूत्र के अनुसार यदि Q प्लस Q माइनस व R के मान समान हो तो D का मान बढ़ने पर आकर्षण बल का मान कम होता है, क्योंकि दोनों क्या हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। ठीक है। और जल के परावर्तनांक का मान कितना है, 78.5, लगभग 80 कह सकते हैं अपन। और NH3 का कितना है, 22। अतः स्पष्ट है कि कोई भी आयनिक यौगिक, जैसे अपन NaCl की बात कर लेते हैं उदाहरण के तौर पर, कि NH3 की अपेक्षा H2O में आसानी से घुलेगा। ठीक है। फोर्थ है अपना श्यानता या विस्कोसिटी, जिसको अपन विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है। ये विलायक के गाढ़ेपन या पतलेपन का माप है। जिस विलायक की श्यानता ज़्यादा होती है वह धीमी गति से बहते हैं, तथा जिसकी श्यानता कम होती है वे तेज़ी से बहते हैं। तो BSc फर्स्ट ईयर के अंदर हमने प्रैक्टिकल में भी पढ़ा होगा, लैब में ये फंक्शन प्रोसीड भी करवाया था, ये फंक्शन। ठीक है। अलग अलग लिक्विड्स की हमने श्यानता ज्ञात की थी। ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप मेथड से। उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि H2O, NH3, SO2 कम अणुभार वाले एल्कोहल के श्यानता कम होने से कोई भी अभिक्रिया आसानी से हो जाती है। H2SO4 उच्च अणुभार वाले एल्कोहल की श्यानता अधिक होने से अभिक्रिया आसानी से नहीं होती। मतलब जितनी कम श्यानता होगी, ठीक है, अब वो अणुओं की जो मूवमेंट है, ठीक है, जो मोबिलिटी है अणुओं की, आयंस की, वो उस विलायक के अंदर ज़्यादा होगी। अगर मोबिलिटी ऑफ आयंस ज़्यादा होगी, ठीक है, तो उसके अंदर अभिक्रिया की दर तेज ज़्यादा होगी और अभिक्रिया है जो कि इजीली प्रोसीड हो जाएगी। पांचवा अपना है विद्युत चालकता। जिस विलायक में स्वतः आयनन होता है वह उच्च विद्युत चालकता प्रकट करता है, अतः उसमें आयनन भी अधिक होता है। फलतः उसमें अम्ल सार अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है। स्वतः आयनन से हम आयनन की सीमा ज्ञात कर सकते हैं। सिक्स्थ है अपना प्रोटॉन एफिनिटी, प्रोटॉन बंधुता। ये गुण केवल प्रोटॉनिक विलायकों पर लागू होता है। ठीक है। प्रोटॉन बंधुता से हमें पता चलता है कि उस द्रव्य में प्रोटॉन के साथ बंध बनाने की कितनी प्रवृत्ति है। ठीक है। ये विलायक के आचरण को प्रभावित करती है। जैसे कि NH3 की प्रोटॉन बंधुता H2O से अधिक होती है, अतः एटीटेमाइड, एसीटेमाइड तथा यूरिया जो जलीय विलयन में सारे प्रकृति के होते हैं, वे द्रव्यों किस प्रकृति के हो जाएंगे, अम्लीय प्रकृति के। ठीक है। मतलब ये उसके नेचर पर डिपेंड करेगा। जैसे कि अपन ने इसका एग्जाम्पल देखा है कि NH3 है, CH3CO है, NH2 एसीटेमाइड वगैरह हैं जो कि जलीय विलयन में तो किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, सार की तरह। अगर ये रिएक्शन अगर अपन अमोनिया के साथ करवाएं तो ये किसकी तरह कार्य करने लगेगा, अम्ल की तरह। उसी प्रकार यूरिया का एग्जाम्पल लेते हैं जो जलीय विलयन में सार की तरह कार्य कर रहा है, और अमोनिया के साथ जब रिएक्शंस करता है तो वह अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, द्रव अमोनिया विलायक के रूप में। ठीक है। अमोनिया की बात करेंगे कि लिक्विड अमोनिया कैसे जल की भांति जलीय विलायक के रूप में काम में लेते हैं, कैसे ये जल के साथ समानता प्रदर्शित करता है। ठीक है, जो हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।